आजकल पूरे देश में चारों तरफ किसानों की बात हो रही है और आज किसान दिवस है। भारत के पहले किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे कि देश की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन आज इसी रास्ते पर विरोध और आंदोलन की दीवार खड़ी हो गई है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 118 वर्ष पहले आज ही के दिन हुआ था और उन्हीं की याद में हर साल आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जब एक तरफ पूरा देश किसानों के अब तक के सबसे बड़े नेता को याद कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी के आसपास हजारों किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1937 में यानी आजादी से 10 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसानों के हित में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था और इस बिल के जरिए चौधरी चरण सिंह किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलवाना चाहते थे और उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहते थे। ठीक वही बात जो आज सरकार भी कह रही है। ठीक वैसे ही जैसे आज केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तब भी हमारे देश में एक ऐसा गैंग सक्रिय था जो चौधरी चरण सिंह के बिल के विरोध में था और इन लोगों ने मिलकर इस बिल को तब पास नहीं होने दिया। कहा जाता है कि इसी बिल को आधार बनाकर पंजाब में वर्ष 1940 में ही एक कानून बना दिया गया था, लेकिन उस समय के एक समूह ने कुछ लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा नहीं होने दिया। चौधरी चरण सिंह लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और इसके लिए ही वो राजनीति में भी आए थे, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के नाम पर आज के दौर वाली राजनीति नहीं की। वो सिर्फ किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और इसी संघर्ष के दम पर वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। वो देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पदों पर भी रहे और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसलिए आज किसान दिवस है और आज के दिन चौधरी चरण सिंह को याद करना तो जरूरी है ही, लेकिन यह भी देखना होगा कि उनकी विचारधारा क्या थी और आज किसान जिस आंदोलन को कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मामले में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नजरिए से सहमत नहीं थे और इसी का विरोध करते हुए उन्होंने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन आज वही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं और इसी का परिणाम है कि सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। देश के कृषि मंत्री ने आज एक बार फिर किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा, लेकिन किसान अब भी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं और वो ये कि कृषि कानूनों को पहले वापस किया जाए। इसके अलावा उन्हें और कोई बात मंजूर नहीं है और यह मामला ऐसा लगता है जैसे किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं रहा है। यह संयोग है कि कृषि में जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो भी हल है और हल के जरिए ही किसान अपने खेत जोतता है और फसल उगाता है। और आज भी किसान और सरकार इस पूरी बातचीत के जरिए एक हल निकालना चाहते हैं। पहले किसान हाथ के औजारों से हल का काम करता था, फिर इसके लिए पशुओं का सहारा लेने लगा और अब ट्रैक्टर और नई नई मशीनें आ गई हैं। फिर भी हल का महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तत्व किसानों की समस्या का हल होते हुए देखना नहीं चाहते। हालांकि देश में हजारों लाखों किसान ऐसे भी हैं जो नए कृषि कानूनों के समर्थन में अब आ गए हैं और आज की जो बड़ी बात है वो ये है कि आज नए कृषि कानूनों के समर्थन में 20 राज्यों के 3 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपे गए हैं और इस दौरान किसानों के एक समूह ने नए कानूनों का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री से मुलाकात भी की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने यह बताया कि 25 तारीख को सिर्फ 2 घंटे के अंदर देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा कर दिए जाएंगे। लेकिन आंदोलन कर रहे किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि देश का असली किसान किसे माना जाए और किसान की असली मर्जी किसे माना जाए। उन्हें माना जाए जो नए कानूनों का समर्थन अब कर रहे हैं
या फिर उन्हें माना जाए जो दिल्ली के आसपास नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। यानी अब किसान भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक हिस्सा वो जो कई महीनों से आंदोलन कर रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन अब एक नया जो हिस्सा है वो सामने आ रहा है और वो उन किसानों का है जो देश भर के बाकी 20 राज्यों के किसान हैं। इनकी संख्या भी लाखों में है और ये कह रहे हैं कि हम कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। अब बड़ी बात यह है कि असली किसान किसे माना जाए और यह कैसे तय किया जाए कि देश का किसान क्या चाहता है। आज इस विषय पर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो पहले आप सुन लीजिए। हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना, और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी। डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम 23 की 23 फसलें 100% एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसी महीने की 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की किश्त सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। यानी कुल 18,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट्स में एक ही दिन में आ जाएंगे। और उस दिन किसानों को, देश भर के किसानों को यह देखना होगा, यह फैसला करना होगा कि ये सरकार उनके लिए अच्छा काम कर रही है या उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देश के बाकी राज्यों से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे किसान भी अब सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि वो नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं और वो कानूनों को चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाएं। अब हम एक बार फिर से किसान दिवस की बात करते हैं, जिसके केंद्र में है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह। आज जी न्यूज की टीम चौधरी चरण सिंह के पुश्तैनी घर पहुंची और वहां से हम आपको एक बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े हुए किसान नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन क्या आप आज के दौर में किसी किसान के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना भी कर सकते हैं? क्या आज के दौर में ऐसा होगा? लेकिन यह भी दुख का विषय है कि प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह को कभी संसद में बोलने का या संसद जाने का मौका ही नहीं मिला।
इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले का विरोध करते हुए 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार लोगों को यह पता चला कि कांग्रेस को हटाया जा सकता है, बिना कांग्रेस के भी इस देश में सरकार बन सकती है। चौधरी चरण सिंह इस सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन जुलाई 1979 में यह सरकार गिर गई और फिर 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस की मदद से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें 20 अगस्त तक अपना बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन 19 अगस्त को ही इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन उनकी सरकार से वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। और उन्हें इससे पहले कि वो देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठा पाते, किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ा फैसला ले पाते, इससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सरकार गिरा दी। अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस ने एक किसान नेता को लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री बने रहने दिया होता तो क्या आज देश के किसान इतनी बुरी स्थिति में होते? आज ये सोचने का दिन है कि अगर चौधरी चरण सिंह जैसा नेता कुछ वर्षों तक देश का प्रधानमंत्री बने रहता तो आज क्या किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती थी? वर्ष 1978 में चौधरी चरण सिंह के 76वें जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब पर एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ था और तब 10 लाख किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। इसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। कांग्रेस को भी किसानों पर सियासत का मौका मिल गया और मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की मदद से देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये उस समय की तस्वीरें हैं, आप देखिए ध्यान से। ऐसी भीड़ आपने शायद बहुत वर्षों में नहीं देखी होगी। ये चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में आप देख रहे हैं वर्ष 1978 की तस्वीरें, जब देश भर के लाखों किसान दिल्ली आ गए थे। चौधरी चरण सिंह के अलावा भारत में एक और बड़े किसान नेता हुए हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। उन्हें चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता था। वैसे तो नेता और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आज हम खासतौर पर टिकैत साहब की भी बात कर रहे हैं और वो भी लगातार किसानों के हित में आंदोलन और रैलियां करते रहे। हालांकि वो शुद्ध रूप से किसान नेता ही बने रहे और उन्होंने अपने आप को मुख्य धारा की राजनीति से ज्यादातर समय दूर ही रखा। कहने को तो चौधरी देवीलाल भी बहुत बड़े किसान नेता थे, लेकिन यहां हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को राजनीति से दूर रखा था। आज से 32 वर्ष पहले यानी 1988 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में ही 5 लाख किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। महेंद्र सिंह टिकैत उस समय इतने बड़े किसान नेता थे कि उनकी एक आवाज पर लाखों किसान सड़कों पर उतर आते थे और उस समय किसान अपनी 35 मांगों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। इनमें सिंचाई की दरें घटाने से लेकर फसल के सही दाम को लेकर भी मांग रखी गई थी, यानी फसलों का सही दाम। ये मांग कब से चली आ रही है। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 किसानों की तब मौत हो गई थी। किसानों की मांग पर इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की काफी आलोचना हुई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार भारी दबाव में आ गई थी और आखिरकार सरकार को किसानों की ये सारी की सारी यानी 35 मांगें माननी पड़ी थी। चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के पास ग्रामीण भारत की तरक्की का एक विजन था। वो चाहते थे कि किसानों के हाथ में राजनीतिक शक्ति रहे और देश में बड़े पैमाने पर कृषि सुधार हो। वर्ष 1952 में जब वो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बने, तब वो जमींदारी की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लेकर आए। उनकी इस कोशिश का भी उस समय एक वर्ग ने जबरदस्त विरोध किया था, खासकर उन बड़े बड़े जमींदारों ने जो खुद के किसान होने का दावा करते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपनी सूझबूझ से इस कानून को लागू करवा लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति बेहतर होने लगी। और इसका एक बड़ा फायदा यह भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में नक्सल आंदोलन को जगह नहीं मिली, जबकि जमींदारों के विरोध के नाम पर ही देश के कई हिस्सों में नक्सली आंदोलन चलाए गए। यानी चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए दूरदृष्टि रखते थे और वो छोटी मोटी मांगों को दरकिनार करके भविष्य के लिए बड़े फैसले लेते थे। लेकिन आज के किसान नेताओं में इस दूरदृष्टि का अभाव है और किसानों की मांग को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी भी किसान नेताओं के पास कोई भविष्य की सही योजना नहीं है। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के अभाव में किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। किसानों के पास
आज ऐसा कोई नेता नहीं जो सरकार के साथ सीधे बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सके। यानी कुल मिलाकर भ्रम और असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस असमंजस का नतीजा क्या हो सकता है, यह आज हम आपको एक मशहूर कहानी के जरिए समझाना चाहते हैं। और यह कहानी मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, जिसका नाम था एनिमल फार्म। यह कहानी एक फार्म पर रहने वाले कुछ जानवरों की है जो अपने मालिक के रवैये से बहुत परेशान थे। इन जानवरों को लगता था कि उनका मालिक एक तानाशाह की तरह उनसे काम करवाता है। इसके बाद इन जानवरों ने अपने ही मालिक के खिलाफ एक दिन बगावत कर दी। मालिक को फार्म छोड़कर जाना पड़ा और इन तमाम जानवरों को लगा कि अब फार्म में लोकतंत्र आ गया है, जहां सबकी सुनी जाएगी और सब जानवरों के बराबर अधिकार होंगे। लेकिन जानवरों की यह खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी, क्योंकि उसी फार्म पर रहने वाले 2 जानवरों ने यह महसूस किया कि उनके बीच किसी नेता का अभाव है। इसके बाद ये दोनों जानवर इस फार्म में बाकी के जो जानवर थे उनके नेता बन गए। और फिर इन 2 नेताओं ने फार्म के मालिक से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बाकी के जानवरों का शोषण शुरू कर दिया और जानवरों के सभी अधिकार छीन लिए। इस कहानी का सार यह है कि शक्ति आपको भ्रष्ट बनाती है और जो लोग शक्ति का सही दिशा में और सकारात्मक प्रयोग नहीं करते, वो एक ना एक दिन कुछ लोगों की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। ये जो फार्म पर जानवर थे, इन्हें ऐसा लगा कि लोकतंत्र के नाम पर अब इनके सबके बराबर अधिकार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हमने 1952 में चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े उनके सबसे पुराने और उनके भरोसेमंद सहयोगियों में से एक जयपाल सिंह से बात की और उन्होंने हमें यह बताया कि चौधरी चरण सिंह आंदोलन के नाम पर इस तरह के शहरों को बंधक बनाने के बहुत खिलाफ थे। वो जो आंदोलन, तो मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर आंदोलन में उनका विश्वास ही नहीं था। वो चाहते थे कि लोगों को इस कदर अवेयर कर दिया जाए अपने हकूक़ के लिए कि वो खुद खड़े होकर रास्ता रोकने में तो उनका एतबार ही नहीं था। आज का आंदोलन ठीक उसके डिफर है। आज के आंदोलनकारी चाहते हैं कि जितना परेशान हम शहर के लोगों को करेंगे, अवरुद्ध करके, रास्ता अवरुद्ध करके, सब्जी अवरुद्ध करके, दूध अवरुद्ध करके और चीज़ों की आवागमन में रास्ता बंद कर, उतना मीडिया कवरेज अधिक देगा, उतनी बात तुम्हारी ज़्यादा जाएगी। चौधरी चरण सिंह के उसूल के खिलाफ था। उन्होंने कभी इसको प्रोत्साहित नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह अगर आज जिंदा होते तो क्या वो भी इसी तरह का आंदोलन करते? क्या वो भी दिल्ली और आसपास के तमाम हाईवेज को रोक देते, रेल की पटरियों पर धरने पर बैठ जाते और ये कहते कि वो लगातार इसी तरह आंदोलन करते? या उनके आंदोलन करने का तरीका कुछ और होता? अगर आज वो जिंदा होते तो आज सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन करते या इनका विरोध करते? चौधरी चरण सिंह गर्व से कहते थे कि वो किसानों के नेता हैं। उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित और पीड़ित था और जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती थी। आज भी कई पार्टियां और नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं। किसानों से जुड़ने के लिए उन्हें अपना कंधा बनाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात सम्मान देने की आती है, उन्हें याद करने की आती है, तो ये नेता और पार्टियां दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद किसान हैं, या ये मान लीजिए कि वो अपने आप को किसान बताते हैं। 38%। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.